हाँ बेटा, तो ये स्थिति है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस बॉडी का मास वो m बता रहा है, कैपिटल M। इस बॉडी का भी m बता रहा है और बॉडी C का स्मॉल m बता रहा है। ठीक है, बॉडी जैसे इसको छोड़ देंगे तो बॉडी C का एक्सीलरेशन क्या होगा ये फाइंड करना। स्मूथ सरफेस होने के कारण ये B लेफ्ट राइट कहीं भी चले, C उसके साथ ही चल पाएगा। C को तो सिर्फ नीचे ही गिरना पड़ेगा। शुरुआत C से ही कर लीजिए, बस शुरुआत C से ही कर लीजिए। अगर हम बॉडी C की बात करें जिसका मास m है, तो उसका वेट कितना काम कर रहा होगा, mg। और रिएक्शन नॉमिनल n2 मान लीजिए, फ्री फॉल तो हो रहा। बट टच में तो है ना इसके, तो टच में है तो कोई ना कोई रिएक्शन मिल रही है उसको, इसका फ्री फॉल भी। तो इसका एक्सीलरेशन क्या है नीचे की तरफ, यही हमें निकालना है अल्टीमेट। इसे कोई आप ए मान लीजिए, आपको अल्टीमेट ए निकालना है, आपको जो फाइनल टारगेट हो ए निकालने का। तो इसके लिए नॉट फटाफट इक्वेशन बना दीजिए, बहुत आसान बनेगी। mg माइनस n2 नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। सो n2 इज इक्वल टू mg माइनस ma। ये तो इसकी तुरंत जरूरत पड़ेगी, होगा। अब आप, क्योंकि B के बारे में कैलकुलेशन करनी बहुत भारी है, इसलिए उसको अंत में लेके चलना। ठीक है, A को ले लीजिए, बॉडी A को। तो जब बॉडी A को ले रहे हो आप, बॉडी A को, तो इस पे लगने वाले फोर्स, इसका वेट और फर्श की नॉर्मल को लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वर्टिकल मोशन तो है ही नहीं। बट हॉरिजॉन्टल देखिए, इस पे इसका जो दबाव पड़ा S N1 कहते हैं, इनके बीच में एक्शन रिएक्शन को N1 कह दीजिए और इनके बीच में N2 कह देते हैं। ये N1 यहां पड़ रहा है, इसका अगर ये ना चलता, नीचे वाला ब्लॉक मूव ना करता, फिर तो m प्लस m का कॉस कंपोनेंट पूरा काम करता है इस पे, वेट का कॉस कंपोनेंट। पर चूंकि चल रहा है इसलिए कुछ कम महसूस हो रहा होगा, उतनी रिएक्शन देगा वो। ठीक है, उस रिएक्शन फिलहाल मान ले, बाद में जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे उसको। तो कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री पे था, तो ये 45 हो जाएगा। तो इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट काम करेगा, नीचे भी काम करेगा, और नीचे जो बैलेंस है एडजस्ट हो जाएगा। ये काम करेगा N1 का cos 45, सारा एंगल 45 से एक फायदा ये है, जब वर्टिकल से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से 45 भी रहे, ज़्यादा हमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका इस पे एक ही फोर्स लग रहा है इधर की तरफ बस है, N1 cos 45 1/√2, केवल नेट फोर्स एक लग रहा है हॉरिजॉन्टल, इज इक्वल टू m। अब इसका एक्सीलरेशन क्या मान लोगे, a डैश मान, a डैश, इसका एक्सीलरेशन a डैश, इसका a मान, a में निकालना लास्ट में, कोई दिक्कत? तो N1 भी आपके हाथ में आ गया, √2 कैपिटल M a डैश। लो ये काम दिया। अब आप पीछे पड़ जाओ ब्लॉक बी, और इत्मीनान से जरा सी भी गलती होगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको भी नोट करना तो नोट करना पड़ेगा, ये मामला सुलझा रहेगा। N1 N2 निकाल लें,
ठीक है, एक साथ कर लेना। तो भी पूरा फोकस रखना है ये। चलिए अब आप ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं। ये रहा ब्लॉक बी। ये ब्लॉक बी, इस पे लगने वाले सारे फोर्स इंडिकेट करो। सबसे पहले खुद का वेट, ये भी एम मास की है, ठीक है, एम जी। और कौन सा फोर्स, एक एक करके बताया जाए, और कौन सा फोर्स काम कर रहा है इस पर? इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या उसका नॉर्मल। वेरी गुड। अगर ये ब्लॉक बी मूव ना करता तो पूरा एमजी काम करता है इसके ऊपर, स्मॉल एमजी। तो जो मूव कर रहा है तो बस ये बात 2-3 दिनों से चल रही, इसको बस गांठ बांध लो इसकी, ये बड़ा काम का है ये चीज। तो इस पे जो पूरा वेट काम नहीं कर रहा है, N2 काम कर रहा है, ठीक है जी। और क्या रहेगा अल्टीमेट? अभी फोर्स बचा हुआ है नीचे वाले की नॉर्मल, खुद का वेट ऊपर रखा हुआ है उसका असर, और जहां रखा हुआ है उसकी नॉर्मल रिएक्शन। ये कितनी होगी? N1 होगी सीधी सी बात। अब इससे और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखें, ये दोनों मास M के हैं, और लेफ्ट राइट पार्ट वो ब्लॉक सी नहीं चल रहा है। काम यहां पे अभी भी केवल और केवल ग्रेविटी कर रही है। तो सेंटर ऑफ मास बस नीचे जा सकता है, लेफ्ट राइट नहीं जा सकता। तो जितना ये वाला कैपिटल एम इधर चलेगा एक्सीलरेशन के साथ, उतना ही दूसरे वाले एम को इधर चलना ही पड़ेगा। ये डिफरेंट एक्सीलरेशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन अगर हमने ए डैश मान लिया तो इसका इस तरफ ए डैश ही होगा, उसमें लेने से कोई फायदा नहीं है। देखो N1 cos 45 इज M A डैश, ये बनेगा। तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके कोई फायदा नहीं, बस अब वर्टिकली पीछे बढ़ जाइए। जरा बताओगे सोच समझ के कि इसका नीचे की तरफ डायरेक्ट एक्सीलरेशन क्या होगा? सोचो, ढंग से सोचो, दिमाग दौड़ाओ उसके ऊपर पूरा पूरा। दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ध्यान दो। सी के एक्सीलरेशन से ज्यादा होगा या कम होगा? सी का एक्सीलरेशन जो है, जो हमने ए मान लिया, तो इसका एक्सीलरेशन ए से ज्यादा होगा या कम होगा? बेटा कम होता तो सी इसके अंदर घुस चुका होता। हाँ, ज्यादा होगा तो बेटा अब तक ये लीव कर चुका होता, वो हवा में रह जाता। बस तो इतनी छोटी सी बात में तुमने तो वो अपना भी दिमाग खराब कर दिया मेरा भी। अरे सी का ज्यादा होता तो बी के अंदर घुस जाता अब तक, और बी का ज्यादा होता तो उसको छोड़ चुका होता अब तक, इसको फ्री फॉल होता उसका। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों एक्सीलरेशन एक ही होता है। तो जो आपने इसका एक्सीलरेशन मान लिया, जो अल्टीमेट में निकालना है वही इसका भी होगा, ठीक है जी। अब चलो फटाफट लगाओ एफ इक्वल टू एम है इसके लिए, एम जी प्लस N2 और माइनस क्या हो जाएगा? N1 का कॉस कंपोनेंट, कॉस हो चाहे साइन हो, है तो 45 ही। N1
1/√2, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू एम ए, कैपिटल एम और ए वही है जो मैं निकाला, n1 n2 निकाल चुके हो। बस क्वेश्चन सुलझता जरा तो परेशान करेगा तो ए डैश करेगा बस, ठीक है, वो देखेगा उसको। पहले n1 n2 घटाओ पहले आराम से। चलिए बढ़ता रहे आगे, mg प्लस n2 की वैल्यू स्मॉल mg माइनस स्मॉल a माइनस n1/√2। देखिए n1/√2 रह दी पूरा m a डैश इज इक्वल टू m a। ये तो बड़े आराम से निकल रहा है, बस ये परेशान कर रहा है ए डैश परेशान कर रहा है। तो पहले ए को सेपरेट कर ले, हो जाएगा प्लस का बन जाएगा ना, एम ए प्लस एम ए, ए कॉमन ले लो, अंदर बचेगा m प्लस m, ओके। और ये साइड इन दोनों में से g कॉमन ले लो, m प्लस m g, ये उधर पहुंचा था ना, और ये बचा माइनस m a डैश। देख लो कुछ गलत तो नहीं हुआ, ये उधर पहुंच गया, ये और ये, ठीक है। अब इसे निकालने में सबसे बड़ी बाधा है इसकी, और a डैश जो है इसका एक्सीलरेशन इस तरह। अब हमारा टारगेट ये है, इसे इक्वेशन 1 मान लें, किसी प्रकार से a डैश निकाल लें और उसे पुट कर दें कहानी खत्म। और इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ये वाला डायग्राम बहुत ही कुशलतापूर्वक। ये ब्लॉक ए, ठीक है जी, इसके ऊपर कितना दबाव पड़ रहा था, इसका वेट कितना था, mg प्लस n2, इसका cos 45 ऐसे, mg इसका cos 45 दबाव पड़ रहा था, बदले में रिएक्शन मिल रही थी n1। बाकी खुद का वेट और फर्श की रिएक्शन लग रही है पर उनका कोई योगदान नहीं है ऐसे वाले मोशन के लिए, ओके। तो इसके ऊपर कुल मिला ये फोर्स लग रहा था, बदले में रिएक्शन इतनी नहीं मिल पा रही थी, कुछ कम है उससे। इतनी बात समझ आई आपको? तो कितना फोर्स इधर की तरफ लगा, mg प्लस n2 और क्या है ये 1/√2 और माइनस n1। ये नेट फोर्स ऐसे में लगा इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, नेट फोर्स इज इक्वल टू m a, मास m है, एक बार एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ऐसे में a डैश, तो ये क्या हो जाएगा cos 45 a डैश cos 45 ऐसा मोशन ले ले, बस इससे a डैश निकाल दो, उठा के इसमें रख दो, दैट्स ऑल, सिंपल। परंतु थोड़ा सा भी कैलकुलेशन जरूर, रास्ता जरूर मिल गया, पर थोड़ा पत्थर भरा कांटे भरा रास्ता है। तो जी ऐसे करो इसको, अच्छा दिख नहीं रहा, ये तो दिख गया वाला, ठीक ठीक। देखिए mg प्लस n2
माइनस √2n1 होल अपॉन √2 हो जाएगा ना, उसको उधर भेज दो √2 ma डैश और cos 45 1/√2 या √2 एल से मारने पर उससे काट देंगे। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, mg प्लस n2, अगर आप उसमें n1 n2 वैल्यू अभी ना रखते पर सर n1 n2 में भी आया ना वो a डैश, फिर दिक्कत तो करते हैं, जो चला सही चल रहा है। n2 स्मॉल mg माइनस स्मॉल mm माइनस n1 की वैल्यू √2 ma डैश, एक √2 पहले से भी है तो 2 ma डैश और इक्वल टू ma डैश। ओके, तो प्लस के 2 हो जाएगा जाके 3 ma डैश और इधर बचेगा, इसमें से g कॉमन लेके m प्लस m g माइनस ma। ध्यान ना में ma डैश की वैल्यू आ रही पूरी पूरी साथ 3 हटा दो ऊपर, ma डैश इज m प्लस m g बाई 3 और माइनस ma बाई 3। m सही देंगे और अच्छा होगा। और अब अंतिम भाग, सबसे अंतिम स्टेप, अब सिद्धांत का a m प्लस m इज इक्वल टू m प्लस m g और माइनस ma डैश, ये सब तो माइनस करोगे तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस m प्लस m g बाई 3 माइनस ये करोगे माइनस ये प्लस हो जाएगा ना ma बाई 3। समझ पा रहे हो सारी बातें? बस ए वाले टर्म से एक तो ये है और एक ये है, इसे इधर ले आओ और ये कॉमन ले लो, तो यहां से बचा m प्लस m और ये माइनस का ए कॉमन लेके m बाई 3 और ये बात उधर तो m प्लस m g में से 1/3 गया तो 2/3 बच जाएगा, 2/3 m प्लस m g, एक में से 1/3 गया 2/3 बचेगा ना, a इंटू 3m प्लस 3m माइनस m प्लस 2m हो जाएगा होल अपॉन 3 2m बाई 3 3m प्लस 2 सही है ना, और ट्वाइस ऑफ m प्लस m g बाई 3 कैंसिल, सो a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m प्लस m g और डिवाइडेड बाई 3 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल। इट इज द आंसर। कैसा रहा? कैसा रहा? स्टेप सारे क्लियर हो गए एकदम? ठीक है, नोट कर लो आराम से।